वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जसबी। विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले समूह G20 का 15वां शिखर सम्मेलन सऊदी अरब के शहर रियाद में संपन्न। और इस वर्ष के जो सम्मेलन की थीम रखी गई तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जिसका थीम का नाम था कि रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। और इसके अलावा इस सम्मेलन में कोविड-19 से उत्पन्न समस्याओं से मिलकर कैसे लड़ा जाए, इस पर भी आह्वान किया गया। जैसा कि यहाँ पर द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल भी देख पा रहे हो कि G20 समिट ओपन्स एज लीडर्स अर्ज यूनाइटेड रिस्पॉन्स टू वायरस। तो इस कोविड-19 जैसी खतरनाक वायरस से सामूहिक रूप से किस प्रकार से लड़ा जाए, इसके ऊपर भी सभी देशों के द्वारा सामूहिक प्रयास करने के लिए आग्रह किया गया। तो आज के वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे, बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये G20 है क्या। तो G20 जो समूह की बात करें तो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाला समूह है। और G20 देशों में कुल 20 देश हैं। और यह विश्व की जो घरेलू हम अब GDP की हम बात करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद की हम बात करें तो इसका 85% कवर करता है। इसके अलावा वैश्विक व्यापार की हम बात करें तो 75% कवर करता है। और यदि हम आबादी के लिहाज से हम इस समूह की बात करें तो यह दुनिया की कुल आबादी 2/3 आबादी को कवर करता है। यदि हम फॉर्मेशन की बात करें तो 1997 में इस समूह का गठन किया गया था। और गठन किया गया था G7 के विदेश मंत्रियों के द्वारा इसको फॉर्मेशन किया था, इसकी स्थापना की गई थी 1999 में। और इसके ऊपर की क्यों गई थी, क्योंकि जब 1997 के अंदर वित्तीय संकट दुनिया के सामने उजागर हो रहा था, तो उस समय दुनिया को किस प्रकार से सामूहिक रूप से आर्थिक मंदी से मिलजुल कर निकालना चाहिए, इस प्रकार से दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच तैयार किया गया था। और मेन उद्देश्य भी इसका यही था कि वैश्विक वित्त को किस प्रकार प्रबंधित किया जाना चाहिए, किस पर रेगुलेट किया जाना चाहिए और किस प्रकार सामूहिक रूप से विश्व अर्थव्यवस्था को मिलजुल कर और ज़्यादा सशक्त बनाया जाना चाहिए। और इसी उद्देश्य के लिए हर वर्ष इसका एक शिखर सम्मेलन होता है। और इस वर्ष का जो यदि हम शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये 15वां शिखर सम्मेलन जो कि सऊदी अरब के प्रमुख शहर रियाद में हुआ। जैसा कि यहाँ फर्स्ट पोस्ट का एक आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे, सऊदी अरब टू होस्ट G20 समिट वर्चुअली ऑन 21 to 22 नवंबर। तो कोविड-19 की वजह से आप जानते हो कि दुनिया भर में फ़्लाइटें काफ़ी ज़्यादा बंद हैं, लोग रिस्ट्रिक्शन का पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन लगा हो, तो इस वजह से लोग फिजिकल सम्मेलन कर, तो इस प्रकार के सम्मेलन को वर्चुअल ही रखा गया था। तो इसकी यदि हम बात करें कि यदि हम अगले सम्मेलन की यदि हम बात करें तो 16वां शिखर सम्मेलन होगा, ये होगा 2021 में इटली में होगा। इसके अलावा यदि हम 70वें सम्मेलन की बात करें 2022 में इंडोनेशिया में होने जा रहा है। और 18वां शिखर सम्मेलन की जो मेज़बानी करेगा तो वो भारत के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर न्यूज 18 का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे, इंडिया टू होस्ट G20 समिट इन 2023 ए लेटर ईयर देन डिसाइड अर्लियर। क्योंकि पिछले वर्ष की यदि हम बात करें तो 2022 में ही भारत में होने को डिसाइड किया गया था, लेकिन इस बार फिर इस शेड्यूल को चेंज करते हुए 2022 की मेज़बानी इंडोनेशिया को दे दी गई है और 2023 की जो मेज़बानी है वो भारत को दी गई है। तो इसके अलावा यदि हम इस सम्मेलन के सदस्यों की हम बात करें तो इसमें कुल 20 सदस्य देशों की बात है, 19 देश और एक संघ है जिसका नाम है यूरोपीय संघ। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि भारत, यूरोपीय संघ, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, अफ्रीका, दक्षिणी कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये कुल 20 देश हैं, यानी 19 देश और एक समूह है। और यहाँ पर आप मैप में भी देख पा रहे होंगे कि ये टोटल G20 के प्रमुख देश हैं। यदि हम इसके मुख्यालय की बात करें, देखिए इसका औपचारिक कोई मुख्यालय नहीं है, क्योंकि यह एक संगठन के रूप में काम नहीं करता, एक मंच के रूप में काम करता। इसलिए G20 का कोई अपना एक स्थायी सचिवालय नहीं और ना ही इसका कोई प्रशासनिक अंग है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि यह एक मंच के रूप में काम करता, न कि किसी संगठन के रूप में काम करता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस बार के जो 15वां शिखर सम्मेलन हुआ है, इसमें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन किया वो काफ़ी महत्वपूर्ण, इसमें उन्होंने प्रमुख रूप से 3 बातों का जिक्र किया। उन्होंने सबसे पहली बात उन्होंने कही कि कोविड-19 मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के एक सबसे बड़ी मनुष्य के सामने एक चुनौती है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि G20 देशों को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, रोजगार, व्यापार पर चर्चा करने के साथ साथ पृथ्वी को कैसे संरक्षित किया जा सके, इसके ऊपर भी विचार विमर्श किया जाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मानव के इतिहास में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही वो ये उन्होंने कही कि कोविड-19 के बाद में न्यू ग्लोबल इंडेक्स बनाने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया, क्योंकि आप जानते हैं जिस प्रकार से ह्यूमन राइट्स इंडेक्स की बात करें, डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें, हंगर इंडेक्स की बात करते हैं, HRD इंडेक्स की बात करें, तो इसी प्रकार उनके द्वारा एक न्यू ग्लोबल इंडेक्स की बात कही गई, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि G20 के देशों को 4 बातों पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि नए विश्व की आधारशिला रखी जा सके। और इसमें सबसे पहली बात उन्होंने कही कि प्रतिभाओं का यानी कि स्किल का एक विशाल पूल बनाया जाना चाहिए। यानी कि उनके द्वारा विस्तार से ये कहा गया था कि पिछले दशकों से जिस प्रकार से दुनिया वित्त पर जोर दे रही है, पूंजी पर बल दे रही है, लेकिन अब कौशल पर भी जोर दिया जाना चाहिए ताकि आने वाले समय में प्रतिभाओं का एक पूल बनाया जा सके। तो इसके अलावा तकनीकी की पहुंच की बात करूँ उन्होंने कि डिजिटल जो आज के समय का क्रांति चल रही है वो आम लोगों तक किस प्रकार सुगमता से पहुंचाई जाए, हर वर्ग तक कैसे पहुंचाई जाए, इस पर भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा पारदर्शी शासन व्यवस्था की बात की, गुड गवर्नेंस की बात कही और पृथ्वी के संरक्षण की बात कही गई। तो ये 4 बातों पर उन्होंने प्रमुख रूप से बल दिया। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से G20 एक वर्चुअल सेक्रेट होना चाहिए, उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते जिस प्रकार से लोग अब घर से काम करने के लिए अभ्यस्त हो चुके हैं, वर्क फ्रॉम एवरीवेयर की जो एक परिपाटी है वो डेवलप हो चुकी हो, तो अब समय आ गया कि अब G20 देशों को भी इसी प्रकार का एक वर्चुअल एक सचिवालय यानी कि वर्चुअल सेक्रेटरी डेवलप करना चाहिए, ताकि जिसके आधार पर कि डाटा को एक जगह कलेक्ट किया जा सके, एक स्टोर किया जा सके। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। इसके अलावा उनके द्वारा भारत के द्वारा जो एक पृथ्वी के संरक्षण के लिए और ग्रीन एनर्जी पर बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके ऊपर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत LED लाइट को लोकप्रिय बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 38 मिलियन टन प्रति वर्ष भारत कम कर रहा है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जो उज्ज्वला योजना है, जो 8 करोड़ से अधिक घरों को एक सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध करवाए गए हैं, और इससे क्या हो कि 8 करोड़ घरों को जिस प्रकार से रसोई के धुएं से मुक्त किया गया है, ये भारत के द्वारा इसके ऊपर प्रयास किया। और आप जानते हो कि उज्ज्वला योजना भारत में वर्ष 2016 में शुरू की गई थी, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों ही नहीं, जो उन लोगों को जिनके यहाँ पर सिलेंडर नहीं दिए गए तो उन्हें एक मुफ्त में सरकार के द्वारा सिलेंडर दिए गए थे। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि भारत का जो लक्ष्य है 2022 तक 175 गीगावाट जो एक अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है, उसके ऊपर भी उन्होंने प्रमुखता से बात की। और हालांकि आप ये भी जानते हैं कि वर्ष 2022 तक जो 175 जो गीगावाट का लक्ष्य रखा गया था अक्षय ऊर्जा के लिए, तो उसमें भारत के द्वारा लगभग 100 गीगावाट के जो अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया और कुल भारत का 175 है। और इसके अलावा इसमें फिर 2030 तक 450 गीगावाट के लक्ष्य को रखा गया है, इस पर भी उन्होंने बल दिया। और इसके अलावा जो पेरिस समझौता आप जानते हो कि वर्ष 2015 में हुआ था, और इसमें से राष्ट्रपति ट्रंप 2017 से बाहर निकल गए थे, हम उसी पेरिस जलवायु समझौते की बात करते तो भारत के द्वारा पेरिस जलवायु जो समझौता 2015 के लक्ष्यों को पूरा कर ही नहीं रहा, बल्कि आगे बढ़कर कार्बन को कम से कम करने पर भी बल दे रहा है। और 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को खेती योग्य बनाने का भी भारत के द्वारा लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन जो बनाया गया था फ्रांस के सहयोग से वर्ष 2015 में ही, ये पेरिस जलवायु समझौते के एक अलग साइडलाइन में इसी समिट के दौरान ये बनाया गया था। तो भारत इस पर भी तेजी से काम कर रहा है और दुनिया भर के देशों को भी इस संगठन जुड़ने पर बल दे रहा है। और यदि हम अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्य संगठन मंथन की बात करें तो इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 2018 में नई दिल्ली में, तो इसका मुख्यालय गुड़गांव में। ये मोटी मोटी बातें जो
एक अलग से हम बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी के द्वारा ये बात कही गई कि 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के अधीन ही भारत कम से कम भी 175 गीगावाट 2022 तक और 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित कर, जिससे कि भारत सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेगा। इसके अलावा यदि हम इस सम्मेलन की विशालता की बात करें तो इसमें जो अतिथि देशों की बात करें, मिस्र, जॉर्डन, सेनेगल, स्पेन, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड है। इसके अलावा आमंत्रित वैश्विक संगठनों की बात करें तो वैश्विक बैंक समूह है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन है, खाद्य एवं सुरक्षा कृषि संगठन की बात करें, वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक समूह और विकास संगठन और सहयोग, ये जो वैश्विक संगठन, जो बड़े संगठन, इनको भी आमंत्रित किया गया। और क्षेत्रीय संगठनों में बात करें तो अरब मुद्रा कोष है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, फिर आसियान है, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीकी संघ है, खाड़ी सहयोग संघ की बात करें, GCC, तो इनको भी सम्मेलन बना। और यदि हम इस सम्मेलन के अंदर शामिल डिक्लोरेशन की बात करें तो इस डिक्लोरेशन में यही कहा गया है, प्रमुख से एनर्जी की बात कही गई है, क्लाइमेट चेंज की बात कही गई है। इसके अलावा जो प्रमुख रूप से बात कही वो ये कही गई है कि कोविड-19 से जो वर्ल्ड के सामने जो नई समस्या उत्पन्न हुई उनसे कैसे निजात पाई जा सके। तो ये था फ्रेंड हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद है, पसंद तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो जाते जाते चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार के और करंट इशू के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।